दिग्विजय सिंह ने मुद्दे को दी हवा। यह मुद्दा हवा बन चिंगारी सुलगा गया। ताजे बयान में कलह की झलक। क्या कमलनाथ से रूठे हैं अब तलक? अभी कमलनाथ जी के लिए मुझे आपकी अनुमति की जरूरत है, तो उन्होंने कहा था ये सच है, क्या ऐसा हुआ? नहीं, बिल्कुल हुआ है, और क्योंकि रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड हुआ है, और मुझे मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। अब ये बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। दिग्विजय के इस ताजे बयान की तासीर भी कुछ ऐसी ही है। दरअसल सीएम शिवराज से मिलने के लिए दिग्विजय सिंह को किसी की इजाजत की जरूरत है या नहीं, ये बहस आज की नहीं है, इसका भी एक भूतकाल है। देखिए इस तस्वीर को। एक तरफ सीएम शिवराज और कमलनाथ की मुलाकात है, दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह शिवराज से मिलने का समय नहीं मिलने पर धरना दे रहे हैं। किसानों के मुद्दे पर दिग्विजय शिवराज से मिलना चाहते थे, लेकिन उस दिन शिवराज भोपाल से बाहर जा रहे थे। संयोग से स्टेट हैंगर में कमलनाथ से उनकी मुलाकात हो गई। वहां शिवराज ने कमलनाथ को जब दिग्गी के धरने के बारे में जानकारी दी तो कमलनाथ को भी इसकी भनक नहीं थी। इस बात पर कमलनाथ दिग्विजय सिंह से नाराज भी हुए। आपसे मिले उस दिन से टाइम बराबर हम लोग साथ के पास आते हैं। नहीं, आपको बताने की जरूरत इसलिए नहीं थी। ये बात मुझे नहीं बताई, 4 दिन पहले हम तो मिले थे, तो उसके बाद मैं छिंदवाड़ा चला गया। बात यह है कि हम तो 1.5 महीने से मांग रहे हैं, मिले और काम चल रहा है, अब मशीनें बढ़ती जा रही है, आपसे समय मांगे हम रोज बढ़ती जा रही है, रोज मशीनें बढ़ रही है। इतने दिनों बाद अब यह मुद्दा फिर से जिंदा हो गया। बुधवार को दिए दिग्विजय के बयान से लोग इस प्रसंग को जोड़ने लगे हैं। आखिर दिग्विजय ने क्यों कहा कि उन्हें शिवराज से मिलने के लिए किसी से इजाजत की जरूरत नहीं? अब इस पर बीजेपी क्या सोचती है, जरा उसे भी सुन लीजिए। 2 साल बीतने के बाद भी लगातार सिंधिया फोबिया से ग्रसित है कांग्रेस, और कितनी कमजोर और कितनी बिखरी हुई है या एक है, ये स्वयं दिग्विजय सिंह जी के बयान बताता है कि उन्हें मुख्यमंत्री से मिलने के लिए किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। और कमलनाथ जी कहते हैं मुख्यमंत्री से मिलने से पहले दिग्विजय सिंह जी ने मुझसे पूछा ही नहीं। और आज भी नेता प्रतिपक्ष और पीसीसी अध्यक्ष श्रीमान कमलनाथ जी ही हैं, उनका ही वर्चस्व और धक्का देने में जुटे हुए हैं श्रीमान दिग्विजय सिंह जी। दिग्विजय के बयान पर राजनीतिक विश्लेषकों का यह भी मानना है कि ये कांग्रेस में कलह का भी संकेत है। दिग्विजय के बयान से यह भी लगता है कि पुराने मसले का शायद निदान नहीं हुआ है, कसक बनी हुई है जो पार्टी के हित के लिए ठीक नहीं है। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है तलखी अब तलक। अब तलक, कब तलक और क्यों? ये सवाल बेहिचक पूछे जाएंगे, क्योंकि ऐसी ही कुछ तलखी फिजाओं में तैरी थी 2019 में, जब कमलनाथ जी कभी गुस्से में या नाराज़गी में, नाराज़गी तो हो सकती है, लेकिन गुस्से में या तमतमाते तेवर के साथ उनको कम देखा जाता। और जो बात उन्होंने सिंधिया जी के लिए 2019 में कही थी, वो भी उसमें थोड़ी तलखी आप ढूंढ सकते हैं, लेकिन कहीं तमतमाए हुए या दांत भींच कर या गुस्से में या नाराज़गी में कही गई टिप्पणी नहीं थी। जब उनसे पूछा गया कि सिंधिया जी कह रहे हैं कि सड़कों पे उतरना पड़ेगा उन्हें, तो उतर जाए, ये एक टिप्पणी थी और यही कमलनाथ जी की शैली है। और उसकी वजह से ये माना गया कि वो एक ऐसा लीडिंग स्टेटमेंट हो गया कमलनाथ जी का, जिसने इतना आहत किया सिंधिया जी को। आहत किया ऐसा ही हम समझ पाते हैं, कहने वाले बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन फिर भी वो इतना बड़ा स्टेटमेंट हो गया कि उसके बाद उन्होंने पार्टी ही छोड़ दी अपने समर्थकों के साथ। दिग्विजय सिंह जी के साथ जो मसला हुआ वो फिर इतिहास को दोहराने जैसा लगता है। क्या हम आपसे पूछकर मिलना पड़ेगा मुख्यमंत्री जी से? कमलनाथ जी फिर कोई गुस्से में नहीं है, कोई तमतमाए तेवर नहीं। अब की बार तो और कूल और शांत और गहरे एकदम थोड़ा ठहरते हैं, इधर उधर देखते हैं, फिर दिग्विजय सिंह जी की तरफ हल्की गर्दन की जुम्बिश के साथ देखते हैं और कहते हैं दैट इज़ ट्रू। हाँ, मतलब ये तो सच्चाई है, ये तो हकीकत है, ऐसा ही करना चाहिए, ऐसा ही करना होता है। अब दिग्विजय सिंह जी का ये कहना तो मतलब है कि बात निकली है तो फिर दूर तलक जाएगी। दूर तलक से मतलब ये नहीं है कि वही घटनाक्रम जो 2019 में हुआ था वो रिपीट होने वाला है, बिल्कुल नहीं। दिग्विजय सिंह जी एक बहुत सीजन प्लेयर हैं,
लेकिन उन्होंने ये बताने की कोशिश ज़रूर की है कि हम पूछकर तो नहीं मिलेंगे। पूछकर नहीं मिलेंगे ये कहने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि बात कहीं मन में अटकी होगी। लेकिन ये कांग्रेस के लिए क्या संदेश है इसका, बिटवीन द लाइन्स ये क्या कहता है ये मैसेज कि बड़े नेताओं के बीच में ये जो कुछ विषयों को लेकर मत भिन्नता है, ये मत भिन्नता कांग्रेस के लिए अच्छी है या चुनौती है? ये बड़ा अहम सवाल है। आज इस पर एक बार हम फिर बात कर रहे हैं। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। हमारे साथ हैं स्टूडियो में योगीराज योगेश जी, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत स्वागत करता हूं। हमारे साथ हैं कांग्रेस के सीनियर लीडर जेपी धनोपिया जी, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूं और उनकी शुभकामनाओं के लिए भी बहुत धन्यवाद करता हूं हृदय से। और बहुत धन्यवाद करता हूं उमेश शर्मा जी का, जो बीजेपी के युवा नेता और प्रवक्ता तो हैं ही और बहुत सुंदर तरीके से भावाभिव्यक्ति करते हैं, और उनका भी बहुत, उनकी शुभकामनाओं के लिए भी बहुत धन्यवाद करता हूँ। योगीराज जी, किस तरह आप देखते हैं, जिस तरह से उतरना हो तो उतर जाएं, और अब दैट इज ट्रू के बाद दिग्विजय सिंह जी का ये जवाब कांग्रेस के लिए अच्छा, चुनौतीपूर्ण या मुश्किल में डालने वाला? देखिए शरद जी, आपने ये जो दो शब्दों का जो प्रयोग आपने किया, उतरना हो तो उतर जाएं और दैट इज ट्रू, ये दोनों वाक्य कांग्रेस में बहुत कुछ इंगित कर रहे हैं। और आप ये देखिए, पिछले 2018 से जब से कमलनाथ जी ने कांग्रेस की सत्ता संभाली है, तब से कमलनाथ एक तरह से पूरे कांग्रेस संगठन पर अपना दबदबा कायम कर चुके हैं। कांग्रेस, दिग्विजय सिंह के बारे में ये कहा जाता है कि साहब वो ज़मीन से जुड़े नेता हैं और बहुत लोगों तक उनकी रेटपेट है, लेकिन उनकी ज़मीन उनके खुद गृहनगर में कब खिसक गई उनको पता भी नहीं पड़ा। जहाँ तक जिलाध्यक्षों का मामला है, चाहे विधायकों से संवाद का मामला है, कमलनाथ इस मामले में बहुत आगे निकल चुके हैं बनिस्बत दिग्विजय सिंह के। और यही वजह है कि जैसे उन्होंने कहा था कि आप सड़क पर उतरना तो उतर जाओ, तो जो सिंधिया से जो नाराज़गी एक तरह से कमलनाथ की थी, या ये लग रहा था कि कमलनाथ से सिंधिया नाराज़ हो, सिंधिया के समर्थक जो हैं या सिंधिया का जो क्षेत्र जो है वो एक तरह से कांग्रेस से छूटता जा रहा था, तो उसको पकड़ने की कोशिश की है श्रीमान दिग्विजय सिंह जी ने। और आप ये लगातार देखें, जब उपचुनाव हुए थे 28 विधानसभा सीटों के, तब दिग्विजय सिंह जी की तरफ से उनके पुत्र जयवर्धन सिंह चंबल ग्वालियर अंचल में दौरे कर रहे थे, फिर गोविंद सिंह ने उनका समर्थन किया। और अब खुद दिग्विजय सिंह अभी परसों ही मुरैना पहुंचे और उन्होंने तमाम तरह की बातें की। उन्होंने ये भी जिक्र किया कि सिंधिया से मेरे बड़े पुराने ताल्लुकात हैं। तो ये जो पूरी एक जो दो शब्दों की इर्द गिर्द जो पॉलिटिक्स घूम गई है, जो मैं जिस बात का जिक्र कर रहा हूँ, कमलनाथ जी पूरी तरह संगठन पर हावी हैं और दिग्विजय सिंह को कहीं ऐसा लग रहा है कि अब ऐसा ना हो जाए कि मुझे एकदम से साइडलाइन कर दिया जाए, और इसलिए बार बार वो अपना प्रेजेंस दर्शाते रहते हैं। और अभी भी उन्होंने यही कहा है कि मुख्यमंत्री से मिलने के लिए मुझे किसी से समय लेने की आवश्यकता थोड़ी पड़ेगी। धनुपिया जी, मैं आपकी तरफ आऊँगा, लेकिन एक छोटी टिप्पणी उमेश जी के लेकर। मुकम्मल तौर पर बीजेपी के जवाब के बरक्स आपका जवाब लेना ज़्यादा सहज और दिलचस्प भी होगा। उमेश जी, पार्टी का मसला नहीं है आपका, मसला कांग्रेस का है, लेकिन हम हमेशा कहते हैं कि किनारे बैठकर, नदी के किनारे बैठकर लहरों को गिनने का काम जो है वो बड़ा रुचिकर लगता है कई बार, और जब उसमें कोई तनावजन्य व्यवस्था भी नहीं जुड़ी होती है। तो ये आपके ऊपर है, किस नज़रिए से आप देखते हैं और क्या टिप्पणी है, क्योंकि यहाँ आपकी प्रिय पार्टी, प्रतिद्वंदी पार्टी तो है ही, प्रिय नेता भी जुड़े हैं दिग्विजय सिंह जी। जी जरूर रखना चाहता हूँ आपके प्रश्न से अलग हटकर। एक तो मुझे और जेपी भाई साहब दोनों को, योगराज जी को भी संभवतः ये लग रहा था कि आज आपका बर्थडे है तो कोई आनंद वाला केक आप काटेंगे, पर आप भी आपने कला का केक कटवा दिया। ठीक है, चलता है ये, आनंद का ही केक है सर, आनंद का ही केक है, और ईश्वर करे कि सब तरफ आनंद का ही केक कटे। जी दूसरा एक और छोटी सी भिन्न टिप्पणी 10 सेकेंड की आज जो आपका प्रस्तुतिकरण था ना, वो जो बॉडी लैंग्वेज आपकी थी, जो आप अदृश्य, एक तो सुशील दोषी जी आकाशवाणी पर, जिस समय टीवी नहीं आई थी तो सुशील दोषी जी आकाशवाणी पर क्रिकेट की कमेंट्री करते थे, तो ऐसा लगता था कि हम मैदान में खड़े हैं। और द्वापर में जाए तो संजय इसी प्रकार का धृतराष्ट्र को सुनाया करते। जब आप धृतराष्ट्र को चिन्हित करने का मतलब है तो मुझ पर मत डालिएगा, मैं आपको केवल संजय तक सीमित रख रहा हूँ। तो ये दो भिन्न बातें होंगी। प्रणाम जी। अब शरद जी, हमारा विषय नहीं है, पर गंभीर विषय यह है कि मुझे लग रहा है कि इस बात की राजनीतिक निहितार्थ तो तलाशे जाने चाहिए कि आखिर अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है।
ये दिग्विजय सिंह जी की पटरी माधवराव जी से नहीं बैठी, दिग्विजय सिंह जी की पटरी सुभाष यादव जी से नहीं बैठी, दिग्विजय सिंह जी की पटरी जमुना देवी से नहीं बैठी। चलिए इन बड़े नेताओं से, वो उनके समकालीन से नहीं बैठी, कोई बात। आप वो अदावत उनके बच्चों तक ले आए। आपने सुभाष यादव के बेटे को, अरुण यादव जी को नहीं बख्शा, उनसे आपकी पटरी नहीं बैठ रही है। आप बड़े महाराज माधवराव जी के बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से वही दुश्मनी बदस्तूर निभाते रहे जो आपने राजनीतिक रूप से माधवराव जी से निभाई थी। आपकी जमुना देवी से अदावत की, ये सर्वविदित था, पर आप वही अदावत आज उसके भतीजे उमंग सिंघार जी से रख रहे। तो आखिर कारण क्या है कि कमलनाथ जी जैसे गंभीर और शालीन नेता के साथ भी आपकी असहमति बन रही है? तो आप राजनीति में कांग्रेस पार्टी का वो चरित्र बताइए ना दिग्विजय जी, कि जो जिससे आपकी सहमति बनेगी। सुभाष यादव सहकारिता क्षेत्र के शिखर पुरुष थे, माधवराव जी एक अभिजात के वर्ग का प्रतिनिधित्व करते थे, जमुना देवी जी जो है वो आदिवासी समाज का चेहरा थी, आपके आदिवासी चेहरे से नहीं बनी, आपकी अभिजात के चेहरे से नहीं बनी, आपकी बिल्कुल जो विशुद्ध ग्रामीण पृष्ठभूमि से निमाड़ अंचल से सुभाष यादव जी आए उनसे नहीं बनी, कोई बात नहीं। अब आप उनके बच्चों से अदावत रख रहे और आप प्रति प्रश्न खड़ा कर रहे कि क्या मुझे परमिशन लेना पड़ेगी। संगठन के अध्यक्ष सर्वोपरि होते हैं। अगर पार्टी के अध्यक्ष से आप अनुमति नहीं लेंगे, अनुमति छोड़िए आप जानकारी तक नहीं देंगे और उसके बाद आप कहेंगे, तो मुझे आखिरी बात शरद जी, फिर जेपी भाई साहब का विषय वो ज्यादा विस्तार से बता पाएंगे। मुझे जो लग रहा है अभी जो स्टार प्रचारकों की सूची आई है उसमें संकेत मिला है, दिग्विजय सिंह जी के सुपुत्र दिग्गी नंदन उसमें शामिल है और कमलनाथ जी भी शामिल है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि दिग्विजय सिंह जी कमलनाथ जी को राजनीतिक रूप से बौना करने की कोशिश कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वो इस बात में सफल हो गए कि एक पद एक व्यक्ति। और मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में दिग्विजय सिंह जी का आज का तेवर ये इशारा कर रहा है कि आने वाले समय में या तो कमलनाथ जी नेता प्रतिपक्ष रहेंगे या कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे। दिग्विजय सिंह जी कभी भी बगैर सोच समझ के पत्ते फेंकते नहीं है। अरे आपकी सादगी क्या है सर, गजब आपने जो विश्लेषण कर दिया और किस तरह से आपने सारी चीज़ों को जिस तरह से सामने रखा है। धनोपिया जी भी उस पर अपनी मुस्कुराहट रोक नहीं पाए थे उस पर कि जहाँ न पहुँचे कवि, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो कुछ उस विश्लेषण के सिरे को पकड़कर आगे बढ़े। बहरहाल अब जेपी धनोपिया जी इस पर क्या टिप्पणी करते हैं। योगीराज योगेश जी को भी सुना उन्होंने और उमेश शर्मा जी को भी सुना। जी बताइए धनोपिया साहब। तो मैं अपनी ओर से कांग्रेस पार्टी की ओर से आपको जल्दी ही बधाई देता हूँ। ईश्वर आपको सदा धन्यवाद सर जी, स्वस्थ रहें और इस तरह से आपका मार्गदर्शन मिलता रहे। धन्यवाद सर। भाई उमेश जी ने और आदरणीय योगीराज जी ने बहुत दोनों बातें कह दी, लेकिन मुझे लगता है कि उमेश जी शायद ऐसा लग रहा है कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर अपनी बातें रख रहे हैं। बहुत ज्यादा स्टडी की हुई है उन्होंने, किससे पटरी बैठी किससे नहीं बैठी, ये सारी अलग चीजें हैं। आज का जो विषय है मुझे समझ लगता है कि ये बहुत पुराना विषय है, पहले एक बार चर्चा हो चुकी है। ये बयान आज दिया है, कब दिया है आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने मुझे नहीं मालूम, दोबारा बयान दिया उसका विषय आया है। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि सारी की सारी बातें साफ है कि आदरणीय कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी में कहीं पर भी मत भिन्नता नहीं है, किसी बात को लेकर नहीं है। आपने सुना था उस बयान में वो कह रहे थे कि मेरे से 4-5 दिन से रोज मिल रहे हैं, मुझे नहीं पता। इसका मतलब सारी बातें होती हैं, लेकिन ये बात सही है कि आदरणीय दिग्विजय सिंह जी का अपना स्तर है, राष्ट्रीय नेता है, राज्यसभा सदस्य है, पूर्व मुख्यमंत्री रहे 10 साल तक। तो उनको अपनी राजनीति करने के हिसाब से करना है। उनके क्षेत्र के किसानों के साथ जो अन्याय हो रहा था, जो उनको मुआवजा नहीं मिल पा रहा था, फसल चौपट हो चुकी थी, उसको लेकर समय चाहते थे। आदरणीय शिवराज जी ने समय नहीं दिया होगा या जो रही हो भ्रांति, समय दिया फिर नष्ट कर दिया। वो एक संयोग से आदरणीय कमलनाथ जी की उनकी एयरपोर्ट पर मुलाकात हो गई, लोगों को जोड़ दिया। तो मैं समझता हूँ ये सिर्फ विवादों को एक अनावश्यक रूप से करने की आवश्यकता होती है। सच्चाई को समझे, इसमें है क्या, कौन सी ऐसी घटनाक्रम है जिसको आप इतना मांग चल रहे हैं कि नहीं साहब बहुत बड़ा विवाद हो गया है। आदरणीय कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी दोनों ही राष्ट्रीय नेता हैं। आज की तारीख में कमलनाथ जी जो कहते हैं वो दिग्विजय सिंह जी सुनते हैं और दिग्विजय सिंह जी कहते हैं कमलनाथ जी मानते हैं। मुझे तो आज तक कभी लगा नहीं, क्यों, मैं खुद ही बहुत नजदीक से इन दोनों नेताओं को देखता हूँ। आदरणीय दिग्विजय सिंह जी से आज ही मुलाकात लोक प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में हुई थी। तो मेरा ये निवेदन है आदरणीय शरद जी, ये विवाद का विषय रहा होगा उस समय जिस दिन विवाद हुआ था, लेकिन आज की तारीख में कोई विवाद का विषय नहीं है और कोई भ्रांति भी नहीं है और किसी तरह की मन भिन्नता भी नहीं, मत भिन्नता भी नहीं है सर। ये बिल्कुल आपने खुद ही कहा कि उन्होंने कहा कि 3-4 दिन से पहले हमारी बातचीत हुई थी, लेकिन इन्होंने कहा नहीं। मैंने आज कहा ना, आज की तारीख में कोई बात नहीं, मैं यही तो निवेदन कर रहा हूँ। उस दिन जो बात कह ही दिया था कि आज की तारीख में आज कोई बयान आया है उसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि कहीं पर भी कांग्रेस पार्टी में ऐसी कोई स्थिति नहीं है
उमेश जी जो सपने देख रहे हैं कि वो क्या रहेंगे क्या नहीं रहेंगे, यह राष्ट्रीय हाईकमान का मामला है कांग्रेस पार्टी का। आदरणीय कमलनाथ जी सर्वमान नेता हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने जो काम किया है वो सबके सामने है। और मैं फिर आपसे एक बात रिपीट करना चाहता हूं, अगर 2018 में आदरणीय कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश के मुखिया के रूप में कमान नहीं संभाली होती तो मध्य प्रदेश सरकार नहीं बनती। ये आप नोट कर लीजिए। आज वो लगे हुए हैं, दिन रात एक कर रहे हैं, और 2023 में वो कांग्रेस पार्टी के चेहरा होंगे, और 2023 में आप देखेंगे फिर एक बार कांग्रेस पार्टी सरकार बनेगी। बिल्कुल, आप ये जो आपने कहा 2018 का सच तो यही है, उस पर तो मुझे ये कहना पड़ेगा कि दैट इज़ ट्रू। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, वो बात बिल्कुल सच्ची है कि उन्होंने नेतृत्वकर्ता की भूमिका को जस्टिफाई किया और कांग्रेस की सरकार बनाई उन्होंने 15 साल के बाद। योगीराज जी, डिफरेंसेस इसमें देखना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है मीडिया की तरफ से या इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स की तरफ से भी, और कांग्रेस के कल्चर को समझने वाले धनोपिया जी सीनियर लीडर हैं, वो ये भी कह सकते हैं कि हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी की तरह खुलकर बात रखने को लेकर कोई बंदिश नहीं है। बीजेपी में जहाँ मर्यादा और इन सारी चीज़ों को बहस और आपस में खुलकर मत भिन्नता को प्रदर्शित करना अनुशासनहीनता माना जाता है, और वहीं कांग्रेस में ये परंपरा का हिस्सा है। चाहे त्रिपुरी कांग्रेस हो, सुभाष चंद्र जी या नेहरू जी की मत भिन्नता हो, या और कांग्रेस के आप आरंभ से देखेंगे, चाहे आज़ादी के पहले या आज़ादी के बाद, एक केंद्रीय मंत्री रहे थे, बाद में उन्होंने इस्तीफा दे दिया नेहरू जी से मत भिन्नता के चलते, और सदन में प्रधानमंत्री के वक्तव्य के बाद वो खड़े हो गए और उन्होंने विरोध कर दिया नेहरू जी की बात का। ये कांग्रेस का हिस्सा है। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये कांग्रेस की संभावनाओं पर असर डालेगा, या कॉन्ट्ररी आप ये देखते हैं कि ये कमलनाथ जी के वर्चस्व को कांग्रेस में स्थापित कर रहा है और अब कांग्रेस कमलनाथ जी के नेतृत्व में अपनी बी टीम को लेकर आगे बढ़ रही है और ये बताने की कोशिश कर रही है कि चाहे तमाम बड़े नेता हों, दिग्विजय सिंह जी, अजय सिंह जी, अरुण यादव भी, कांग्रेस ये नहीं है कि इनके पास जा जाकर बार बार ये कहेगी आप आ जाइए, आप बैठिए, हम आपको मनाने आए हैं, समझाने आए हैं। क्या इस तरह की चीज़ या दूर की कौड़ी लगती है आपको ये? नहीं शरद जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ और ये बात सही है कि कांग्रेस की परंपरा रही है, लेकिन अब ये परंपरा जब सार्वजनिक हो जाए तो फिर दिक्कतें होने लगती हैं। फिर बात मतलब जो अपना हेडिंग में था कि दूर तक जाएगी तो दूर तक बातें जाने लगी। मैंने जो जिक्र किया था कि 2018 के बाद कमलनाथ जी ने इतनी तेज़ी से संगठन पर अपने लोग को बिठाया कि दिग्विजय सिंह जी को कहीं ना कहीं लग रहा है कि जो एक तरह से एक छत्र राज जो चला आ रहा था दिग्विजय सिंह के बारे में, जो मैंने पहले भी जिक्र किया था कि कांग्रेस में बहुत बड़े लीडर हैं और बहुत उनके समर्थकों की संख्या ज़्यादा, उसमें कमी आई है और ये दिग्विजय सिंह जी को ये समझ में आ गया है। और इसलिए दिग्विजय सिंह जी अब वो इलाके तलाश रहे हैं, जैसे सिंधिया के इलाके की मैंने आपसे जिक्र किया था कि सिंधिया के क्षेत्र के लोगों के प्रति अपनी। आप क्या ये कहना चाह रहे हैं कि बहुत चतुराई से कमलनाथ जी और उनके समर्थक, जो तमाम बड़े नेता हैं जो अब तक किसी न किसी रूप से वर्चस्व रखते रहे हैं संगठन में, पार्टी की गतिविधियों में, मध्य प्रदेश में, उनको किनारे किया जा रहा है? बिल्कुल सही बात है। आप पिछले 3 सालों को आप एनालिसिस कीजिए। 2018 में बहुत ऐसा लग नहीं रहा था कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, लेकिन कांग्रेस की सरकार बनी और उसका क्रेडिट केवल 2 लोगों को गया, कमलनाथ जी को और ज्योतिरादित्य सिंधिया को। और जब एक बार आपने सत्ता में वापसी दिला दी तो निसंदेह आपकी इमेज तो बनेगी ना, नेशनल लेवल पर भी आप को क्रेडिट मिला कमलनाथ जी को कि नहीं, दोबारा से यदि 15 साल बाद कांग्रेस की यदि सत्ता में वापसी हुई है तो उसमें कहीं ना कहीं योगदान कमलनाथ जी के भी था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से उनको भी ये लगा कि मुझे भी जिस तरीके से डैमेज किया जा रहा है, दिग्विजय सिंह जिस तरीके से फायरवैंड तरीके से जो स्टेटमेंट्स देते हैं, तो उनको भी कुछ ऐसा लगा। तो जब ये जिलाध्यक्षों के जब चुनाव हुए, आप देखना कांग्रेस संगठन में जितने भी जिलाध्यक्ष बने गए हैं उनमें सबसे ज़्यादा कमलनाथ जी के लोग हैं और संगठन में भी उन्होंने अपनी पकड़ मजबूत बनाई है। और कांग्रेस का भी एक बड़ा तबका भी मानने लग गया है कि दिग्विजय सिंह जी की तुलना में कमलनाथ सॉफ्ट लीडर हैं और वो ज़्यादा कम्युनिकेबल हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि दिग्विजय सिंह जी को ये लग रहा है कि अब मुझे थोड़ा सा या तो पर्दे के पीछे की भूमिका दी जा रही है, साइडलाइन किया जा रहा है। और दूसरी एक बात हो रही है कि दिग्विजय सिंह खुद इतने दिनों में इतने ज़्यादा अनपॉपुलर हो गए हैं कि उनको खुद को यह भरोसा नहीं रहता कि मैं अपनी दम पे कांग्रेस को जिता सकता हूं। तो निसंदेह कमलनाथ कांग्रेस में इस समय बहुत बड़े नेता हैं, मध्य प्रदेश के नहीं बल्कि देश में उनसे बड़ा नेता कांग्रेस में अभी नहीं है। तो डेफिनेटली ये दोनों के बीच का अब ये गेम है, अब ये कितना आगे तक जाएगा और कैसे इसका मसला निकलेगा ये तो आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा।
आप क्या ये भी मानते हैं योगेश जी, बहुत संक्षेप में जवाब चाहूँगा, कि 2005 के बाद से जिस तरह शिवराज जी मध्य प्रदेश में बीजेपी का एक अनडिस्प्यूटेड चेहरा है, उनका नाम उठता है, उसके बाद सारी कथाएं समाप्त हो जाती हैं। निश्चित तौर पर हमेशा किसी पार्टी में नेतृत्व को लेकर एक प्रतिस्पर्धा होती है, वो स्वस्थ भी होती है और स्वस्थ नहीं भी होती है, दोनों तरह की होती है। ये विश्लेषण के विषय हो सकते हैं, लेकिन शिवराज जी जिस तरह एक ताकत बीजेपी के लिए बने, क्योंकि मजबूत नेता मजबूत कुनबा, क्या आप वही भूमिका कांग्रेस में कमलनाथ की देख रहे हैं, खासतौर से 1 जून 2018 से जब से उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व संभाला है? मैं बार बार इसी बात पे जोर दे रहा हूँ कि अनडिस्प्यूट नेता है, जैसा शिवराज जी का आपने जिक्र किया, वैसे ही कांग्रेस में। और मैं तो इससे भी बड़ी बात ये कह रहा हूँ कि वो मध्य प्रदेश के नहीं, देश की कांग्रेस में उनसे बड़ा नेता नहीं कमलनाथ जैसे नेता कांग्रेस के पास इस समय देखा जाए तो। ये बात अलग है कि राजमाता और राहुल गांधी का वर्चस्व चूंकि कायम है, लेकिन अनडिस्ट्रीब्यूटेड यदि कोई नेता है जो पार्टी और संगठन को आगे ले सकता है, तो कोई डाउट नहीं कमलनाथ जैसे बड़ा नेता कांग्रेस के पास नहीं है अभी। उमेश जी, ये बात तो बिल्कुल सही है कि एक निर्विवाद नेता हैं, और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपके मुख से भी प्रशंसा सुनी उनकी कि धीर गंभीर और शालीन राजनेता है कमलनाथ जी। तो ये भी बताता है कि उनका कद इतना भी बड़ा है कि अपोजिशन का एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर, मालवा क्षेत्र का, मध्य प्रदेश का युवा बीजेपी का नेता भी उनके व्यक्तित्व को लेकर कोई ऐसी टिप्पणी नहीं करता है जो टिप्पणी बताए कि कमलनाथ जी का कद किस तरह का है। तो बहरहाल आप किस तरह देखते हैं? जी जी जी। क्यों करें बताइए आप शरद जी, क्यों करें? हमको लगता है कि वो एक भद्र नेता है, और हमको लगता है कि राजनीति में भद्रता का सम्मान होना चाहिए, वो किसी भी दल में हो। अब इस भद्रता के साथ अभद्रता का व्यवहार तो उनके अपने दल में हो रहा, उन्हीं के दल में उनको अभद्र टीका टिप्पणी सहना पड़ रही है। उन्हीं की पार्टी का एक नुमाइंदा ये कहता है कि नहीं, हम आपसे परमिशन नहीं लेंगे। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं कमलनाथ जी के सामने जो दिग्विजय सिंह जी चुनौती प्रस्तुत कर रहे हैं, इस चुनौती को कांग्रेस पार्टी को गंभीरता से लेना चाहिए। हमारा विषय नहीं है और हम पे परामर्श दे भी नहीं सकते। पर एक तटस्थ प्रेक्षक से भावना से हमको ये लगता है कि अगर कांग्रेस पार्टी ने जो गलतियां की है, ज्योतिरादित्य जैसे संभावनाशील चेहरे को कमलनाथ जी तो साइड ट्रैक करना नहीं चाहते थे। इस लाक्षा गृह का निर्माण, इस दुर्भी संधि का निर्माण तो दिग्विजय सिंह जी ने करा। और मैं जेपी भाई साहब की बात में थोड़ी सी बात और जोड़ना चाहूंगा कि केवल कमलनाथ जी के कारण सरकार नहीं आई थी, जो पहले की मेहनत थी अरुण यादव ने प्रदेश अध्यक्ष के रूप में करी, अजय सिंह जी ने नेता प्रतिपक्ष के रूप में करी। वो दोनों नौजवान कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर 5 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ, हमारे खिलाफ बिगुल बजाते रहे। उन्होंने एक जमीन तैयार करी, और उस जमीन को तैयार करने के बाद जब फसल को खलिहान में ले जाने का मौसम आया था, उसको खलिहान में ले जाने का काम अपनी बैलगाड़ी पे लाद कर कमलनाथ जी ने करा है। तो मुझे लग रहा है कि किसान कोई और था, फसल किसी और खलिहान में पहुंचाई गई, और खलिहान में जब फसल पहुंच गई तो आग लगाने वाले आ गए। दिग्विजय सिंह जी ने तो खलिहान के अंदर भरी फसल में आग लगा दी, और वहां पर जितने जिम्मेदार लोग थे जो मुस्तैदी के साथ रक्षा करते थे, ज्योतिरादित्य जी जैसे, उनको हटा दिया और पूरे खलिहान की फसल को दू करके जला दिया। अब वो कांग्रेस पार्टी की बची कुछ जमीन को खत्म करना चाहते। अब आप आखिरी बात शरद जी, फिर जेपी भाई साहब का समय, आज आखिरी बात आप बताइए कि मध्य प्रदेश से इस समय अगर कमलनाथ जी को हटा दिया जाए तो कौन से नेता का दिग्विजय सिंह जी पर नकेल कर सकता है? दिग्विजय सिंह जी पर नकेल केवल कमलनाथ जी कर सकते हैं, ना अरुण यादव कर सकते हैं, ना अजय यादव कर सकते हैं। अगर दिग्विजय सिंह पर नकेल करना है, कांग्रेस पार्टी को ये तय करना है कि भविष्य में मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का जनाधार बचा रहे, तो दिग्विजय सिंह जी से जितनी जल्दी मुक्ति पा लेंगे उतना ज्यादा ठीक है। आज पता नहीं क्यों आपके हर वाक्यांश के बाद मुझे कुछ खड़कताल और नारायण नारायण की ध्वनि सुनाई दे रही है। बड़ा आनंद आया। जी जी जी, मतलब हर वाक्यांश में ये छिपी हुई ध्वनि में सुन पा रहा था, नारायण नारायण। इतना दुखद, इतना त्रासद, ऐसा प्रहसन हो गया और कांग्रेस स्तब्ध है, चुप है, नारायण नारायण। जी धनोपिया जी। जी नहीं, मैं आपके माध्यम से भाई उमेश शर्मा जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने आदरणीय कमलनाथ जी के प्रति सहृदयता दिखाई है, और कांग्रेस पार्टी सरकार गिरने पर जो उन्होंने दुख व्यक्त किया, निश्चित रूप से बहुत बड़ी बात है। ऐसे नेता बहुत कम है। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी में सब कुछ ठीक चल रहा है। कांग्रेस पार्टी संगठन मजबूती से काम कर रहा है, सारे हमारे विभाग प्रकोष्ठ सारी जगह पे एक रूपता आ रही है, और आदरणीय कमलनाथ जी का सपना है कि मध्य प्रदेश में दोबारा 2023 में एक बार फिर कांग्रेस पार्टी का झंडा विधानसभा में लहराना है, और ईश्वर चाहेगा तो हमें सफलता मिलेगी। आप सबका सहयोग रहेगा। बहुत धन्यवाद। तो उसमें क्या ये भी मानते हैं आपकी एक कोई पार्टी संविधान में व्यक्त या अव्यक्त रूप से ये धारा भी जुड़ गई है कि मुख्यमंत्री से मिलने के लिए अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है? मैंने कहा वो विवाद उस समय खत्म हो चुका है,
और ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो एक संयोग था कि दिग्विजय सिंह जी के पहले कमलनाथ जी की और शिवराज जी की मुलाकात हो गई एयरपोर्ट पर। उन्होंने कहा कि वो इस तरह का कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा मुझे पता नहीं है, मैं पूछूंगा। वो बात हो गई। तो ये एक सामान होती है, दो भाइयों की, दो समकक्ष नेता हैं। आदरणीय दिग्विजय सिंह जी का बहुत छोटा नहीं है भाई। कमलनाथ जी किस तरह के नेता, कमलनाथ जी बड़े नेता हैं, ये सही है, लेकिन दिग्विजय सिंह जी छोटा नेता नहीं है। इसलिए बात इस तरह की निकल के सामने आ गई है। ये विवाद का उतना बड़ा विषय नहीं था जितना बड़ा चल रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा, और इसीलिए एक कहावत ये कहती भी है कि बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। तो ये बिल्कुल ठीक बात है कि कभी बड़े और छोटे भाई के नाम से ये जोड़ी मध्य प्रदेश में विख्यात रही है। और निश्चित तौर पर ये माना गया है कि 1993 में जब दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री बने तो उसके पीछे कमलनाथ जी की एक बड़ी भूमिका थी। पुराने रिश्ते नाते होते हैं, मनुष्य हैं और कोई भूलता नहीं है, न भूला जाना भी चाहिए। तो क्या कांग्रेस के अंदर खाने में है ये कांग्रेस जाने। हमारी शुभकामनाएं कांग्रेस को भी हैं, बीजेपी को भी हैं। अपना गढ़ मजबूत रखें। उमेश जी की कम से कम इस परामर्श को कांग्रेस को बहुत मजबूती से ग्रहण करना चाहिए। और ये बात बिल्कुल दोनों पार्टियों के लिए बहुत दुरुस्त नज़र आती है कि दोनों के पास, ये हमने पहले भी कहा है कि निर्विवाद नेतृत्व है, अनडिस्प्यूटेड लीडरशिप है, और इसका फ़ायदा मिलता है। क्योंकि समीक्षकों का, ऑब्जर्वर्स का ये मानना रहा है कि चाहे 2003 के बाद से 2008 हो, 13 हो, इनमें कांग्रेस का एक बंटा हुआ जो नेतृत्व था, चाहे अरुण जी ने प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभाली हो, पहले सुभाष जी रहे, सुभाष जी के बाद पचौरी जी आए, लेकिन इनके साथ जो समर्थन था वैसा समर्थन शायद कमलनाथ जी बहुत भिन्न है पूर्ववर्ती प्रदेश अध्यक्षों की तुलना में। उनकी वरिष्ठता इसका बड़ा कारण है। अब इसका कितना लाभ 2023 में वो उठाते हैं और बीजेपी ने 2018 के अनुभवों से क्या सबक सीख के कमलनाथ जी और उनकी टीम की घेराबंदी की रणनीति तैयार की है, ये 2023 ही बताएगा। बहुत शुक्रिया धनोपिया जी, बहुत धन्यवाद उमेश जी, बहुत धन्यवाद योगीराज योगेश जी। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा।